मैं हूं अंजलि, राजस्थान के एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की जो एक मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुई। हमारा घर गांव की एक तंग गली में था, जहां मिट्टी के मकान और छोटे छोटे आंगन हमारी सादगी की कहानी बयां करते थे। मेरी बड़ी बहन प्रेरणा मुझसे 4 साल बड़ी थी। वो और अम्मा मोहल्ले की औरतों के लिए सिलाई का काम करती थीं, जबकि बाबूजी एक छोटी सी फैक्ट्री में चमड़े के थैले सिलते थे। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन अम्मा हमेशा कहती थीं, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो जो हालात के सामने हार मान ले। हमारी जिंदगी सादी थी, मगर इज्जत हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफी अच्छी थी। मेरा सपना था कि एक दिन मैं टीचर बनूं, अपने घर की हालत सुधारूं, बाबूजी को फैक्ट्री की मेहनत से आजाद करूं और प्रेरणा की शादी धूमधाम से करूं। मैं और प्रेरणा दोनों खूबसूरत थीं, लेकिन प्रेरणा का मिजाज सादा और शांत था। वो जो मिलता, उसी में खुश रहती थी, जबकि मैं हमेशा बड्ढे बड्ढे सपने देखती थी। मुझे गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि एक दिन मैं इतना कमाऊं कि इस छोटे से घर से निकलकर बड्ढे मकान में रहूं, जहां तंग गलियों की धूल मेरी जिंदगी का हिस्सा ना हो। इसलिए मैं जी जान से पढ़ती थी, लेकिन सब्र मेरे स्वभाव में नहीं था। मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी, मगर सपने जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो अक्सर चोटिल हो जाते हैं। मेरी ये चाहत, ये जल्दबाजी मेरी जिंदगी को ऐसी राह पर ले गई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब प्रेरणा मैट्रिक में थी, तब अम्मा और बाबूजी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। हमारी बिरादरी में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी। अम्मा ने एक रिश्ते वाली खाला से कहा कि प्रेरणा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढें। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ थी। मैं चाहती थी कि जब मैं कमाऊं, हमारे हालात बेहतर हों, तब प्रेरणा की शादी धूमधाम से हो। मगर अम्मा बाबूजी मेरी बातों पर हंसते और कहते कि अंजलि के सपने तो बहुत बड़े हैं, शायद नादानी में वो ये सब सोचती है। हमारे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई बढ़िया रिश्ता मिल पाता। जो रिश्ते आते, वो या तो किसी गरीब मजदूर के होते या फिर ऐसी जगह के जहां प्रेरणा की खुशी का सवाल ही नहीं था। आखिरकार एक दिन रिश्ते वाली खाला ने अम्मा को एक लड़के का रिश्ता बताया। उसका नाम विकास था और वो दुबई में मेहनत मजदूरी करता था। अम्मा बाबूजी को लगा कि शायद अच्छी किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। विकास की माँ ने साफ कहा कि उन्हें दहेज की जरूरत नहीं, बस लड़की नेक हो। हमें लगा कि हम बड्ढे नसीब वाले हैं कि प्रेरणा के लिए ऐसा रिश्ता आया, मगर दिल में एक डर भी था कि हमारे जैसे गरीबों के घर इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है। मैं तो विकास के रिश्ते से बहुत खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि जब प्रेरणा शादी करके दुबई चली जाएगी तो मैं भी उससे मिलने बाहर जाऊंगी। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये रिश्ता मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, वो भी ऐसे तरीके से जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेरणा मेरी इकलौती बहन थी और मैं उसके लिए दिल से खुश थी कि उसे विकास जैसा रिश्ता मिला। विकास ना सिर्फ शक्ल सूरत से अच्छा था, बल्कि एक सुलझा हुआ लड़का भी था। उसका परिवार छोटा और सादा था, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने हमसे दहेज का कोई मांग नहीं की थी। मुझे लगता था कि प्रेरणा की शादी विकास से हो जाएगी तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। मैं अपने सपनों में खोई रहती कि एक दिन हम गरीबी से निकलकर अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे, मगर मुझे क्या पता था कि ये सपने मेरी जिंदगी को कहाँ ले जाएंगे। शादी की तारीख पक्की हो गई। मैं खुशी से फूल ही न समाती थी। जब भी विकास के घर वाले हमारे घर आते, मैं भाग भाग कर उनकी खिदमत करती। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रेरणा मेरी इकलौती बहन है और शादी के बाद मुझसे दूर चली जाएगी। मेरी नज़र बस इस बात पर थी कि प्रेरणा की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो हमसे कहीं बेहतर हालात में था। आखिरकार प्रेरणा की शादी सादगी से हो गई और वो विकास के घर, जो जयपुर में था, विदा हो गई। विकास शादी के लिए छुट्टी लेकर आया था, मगर शादी के एक हफ्ते बाद ही वो वापस दुबई चला गया, जहां वो मेहनत मजदूरी करता था। उसने बताया कि वो 2 साल तक वापस नहीं आ पाएगा। प्रेरणा भी कुछ दिन बाद हमारे घर लौट आई क्योंकि विकास के कागजात का कुछ काम बाकी था। जब तक वो कागजात पूरे नहीं होते, प्रेरणा दुबई नहीं जा सकती थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचती थी कि अगर प्रेरणा दुबई नहीं गई तो मैं उसके पास कैसे जाऊंगी। मेरा सपना तो बाहर जाकर पैसा कमाने का था, अमीरों वाली जिंदगी जीने का था। मैं रोज प्रेरणा से पूछती, कागजात का काम हुआ कि नहीं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया,
प्रेरणा और खामोश होती गई। पहले तो वो वैसे ही सादी और शांत थी, मगर अब उसकी खामोशी अजीब सी थी। न वो कोई शिकायत करती, न सपने देखती, और ना ही मुझसे ज्यादा बात करती। बस अम्मा के साथ सिलाई के काम में लगी रहती। वो विकास को खत लिखती, तस्वीरें भेजती, मगर उसके जवाब कभी कभार ही आते। शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन प्रेरणा के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। वो पहले की तरह न हंसती, न मुझसे हंसी मजाक करती। मैं दिन गिन रही थी कि कब विकास प्रेरणा को अपने पास बुलाएगा और मुझे भी दुबई जाकर अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलेगा। आखिरकार वो दिन आया जब विकास ने कागजात का काम पूरा कर लिया और प्रेरणा को दुबई जाने की खबर मिली। मैं तो खुशी से उछल पड़ी, मगर प्रेरणा और उदास हो गई। जब मैंने उससे उदासी की वजह पूछी, तो उसने कहा कि अम्मा बाबूजी और मुझसे दूर जाने का गम उसे खाए जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा कि जब किस्मत उस पर मेहरबान हो रही है, तो वो नाशुक्री क्यों कर रही है? उसे तो खुश होना चाहिए कि वो गरीबी से निकलकर बेहतर जिंदगी जीने जा रही है। अम्मा बाबूजी भी उसके जाने के दिन नजदीक आते ही उदास हो गए, मगर मेरा दिल खुशी से भरा था। जिस दिन प्रेरणा दुबई के लिए रवाना हुई, उसकी और अम्मा बाबूजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मेरी आंखों में वही सपने थे, अमीर बनने के, घर की हालत बदलने के। जाते जाते मैंने प्रेरणा से कहा, मुझे भी जल्द अपने पास बुला लेना, क्योंकि मैं भी अमीरों वाली जिंदगी देखना चाहती हूँ। मगर प्रेरणा ने कहा, अंजलि, तू अम्मा बाबूजी के पास है, खुश रह। बाहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी तू सोचती है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, मगर मेरा दिल उस वक्त सिर्फ अपने सपनों पर था। हमारे घर में मोबाइल फोन नहीं था। मोहल्ले में सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास मोबाइल होता था। उनमें से एक मेरी स्कूल की दोस्त रानी थी, जो अच्छे घराने से थी, और उसके पास अपना मोबाइल था। मैं रोज रानी के घर जाती और उसके फोन से प्रेरणा से बात करती, मगर मैं कभी उससे ये नहीं पूछती थी कि वो दुबई में कैसी है, खुश है या नहीं, या उसे हमारी याद आती है या नहीं। मैं तो बस यही कहती कि वो मुझे जल्द अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरी ये बातें सुनकर रानी भी हैरान होती और समझाती कि बाहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी मैं फिल्मों और ड्रामों में देखती थी। रानी के अब्बा भी दुबई में नौकरी करते थे और उसका घर हमारे मुकाबले काफी अच्छा था। इसलिए मुझे लगता था कि दुबई की जिंदगी हमारे इस छोटे से गांव के घर से कई गुना बेहतर होगी। मैं रोज रानी के घर जाकर प्रेरणा से फोन पर बात करती और हर बार यही कहती कि वो मुझे जल्द अपने पास बुला ले। मैं दुबई जाकर किसी भी तरह का काम करने को तैयार थी, बस मुझे ढेर सारा पैसा कमाना था। मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरी ये बातें रानी का भाई अर्जुन भी सुन रहा था। वो चुपके चुपके मेरी बातों पर कान लगाता और अपने मन में एक खतरनाक प्लान बना रहा था। ऐसा प्लान जो न सिर्फ मेरी, बल्कि मेरे पूरे परिवार की इज्जत को तार-तार कर देगा। मुझे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि अर्जुन मेरे बारे में क्या सोच रहा था। मैं तो बस रानी के सामने बैठकर प्रेरणा से अपने दिल के सपने सुनाती। अमीरों वाली जिंदगी, बड्ढे शहर और चमक दमक का सपना। 5 महीने बाद प्रेरणा ने फोन पर बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा सजदे में गिर पड़ीं, बाबूजी की आंखों में नमी आ गई और मैं खुशी से फूली न समाई। मगर मेरी खुशी की वजह प्रेरणा का मां बनना नहीं था। मैं तो इस बात पर खुश थी कि अब शायद मेरा दुबई जाना आसान हो जाएगा। मेरी बेसब्री इतनी थी कि मैं न प्रेरणा की थकान देखती, न उसकी तन्हाई, और ना ही उसे अम्मा बाबूजी से दूर रहने का दुख। मेरे दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, मैं दुबई के किसी बड़े शॉपिंग मॉल के काउंटर पर खड़ी हूँ, या किसी शानदार हॉल में खूबसूरत ड्रेस में वेलकम ड्रिंक्स सर्व कर रही हूँ, जैसा मैं फिल्मों और ड्रामों में देखती थी। एक दिन जब मैं रानी के घर प्रेरणा से बात करने गई, तो अर्जुन ने मुझसे सीधे बात की। उसने कहा, अंजलि, क्या तू सचमुच दुबई जाकर प्रेरणा के पास रहना चाहती है? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ये पहला मौका था जब वो मुझसे सीधे मुंह बात कर रहा था। मैंने बेताबी से हाँ में सर हिलाया। उसने बताया कि उसका एक दोस्त दुबई में कंपनी चलाता है, जो खूबसूरत और जवान लड़कियों को रिसेप्शन, सेल्स या इवेंट मैनेजमेंट की नौकरी देता है। मगर उसकी एक शर्त थी कि मुझे उसके दोस्त से खुद जाकर इंटरव्यू देना होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पूछा, कहाँ और कब जाना है? अर्जुन ने कहा कि वो और रानी मुझे जयपुर ले जाएंगे, जहाँ उसका दोस्त मिलेगा। रानी के साथ होने की बात सुनकर मेरा दिल ढक ढक करने लगा। मुझे लगा कि शायद किस्मत ने सचमुच मेरा दरवाजा खटखटाया है।
मैंने अम्मा से झूठ बोला कि मैं रानी के साथ उसकी खाला के घर जा रही हूँ। अम्मा ने रानी का नाम सुनते ही फटाफट इजाजत दे दी। अगली शाम को अर्जुन और रानी मुझे लेकर जयपुर रवाना हो गए। गाड़ी में हंसी मजाक हो रहा था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर मेरे दिल में सरसराहट कर रहा हो। हम जयपुर के एक मझोले होटल में पहुंचे। अर्जुन ने बताया कि उसका दोस्त अभी नहीं आया है, इसलिए पहले हम कमरे में जाकर आराम कर लें। कमरा सुनकर मैं घबरा गई। अर्जुन ने शायद मेरी परेशानी भांप ली और बोला, फिक्र मत कर, मेरा दोस्त यहीं इंटरव्यू लेने आएगा। वो थक गया होगा, इसलिए आराम से बात करेगा। वैसे भी मैं और रानी तो तेरे साथ है ना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ। रानी के होते हुए मुझे कुछ गलत नहीं लगा, मगर जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, रानी ने कहा कि उसे कुछ सामान लाना है और वो जल्दी वापस आएगी। वो बाहर चली गई, मगर लौटी नहीं। कमरे में सिर्फ मैं और अर्जुन रह गए। दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज बंद थी। मैंने बेचैनी से पूछा, अर्जुन भाई, तुम्हारा दोस्त कब आएगा? अर्जुन ने मुझे घूर कर देखा और बोला, कोई दोस्त नहीं आने वाला। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा शायद रानी आए, मगर दरवाजा तो अर्जुन ने पहले ही बंद कर लिया था। मैंने डरते डरते कहा, अर्जुन भाई, अगर ये मजाक है तो ये अच्छा नहीं, प्लीज रानी को बुला लो। मगर अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो बोला, रानी नहीं आएगी क्योंकि उसे सब पता है। वो मेरी तरफ बढ़ा और गंदे लहजे में बोला, तू जानती है कि तू यहाँ क्यों आई है? तू अमीर बनना चाहती है ना? ये मौका गंवाना मत। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसने मेरा बाजू जोर से पकड़ डांटकर अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये कमरा साउंड प्रूफ है। तूने खुद कहा था कि तू हर काम के लिए तैयार है, बस पैसे चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा बदन कांप रहा था और मैं लड्डे खद्दाकर जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, तुम जैसी लड़कियां अपनी इज्जत खुद थाल में रखकर पेश करती हैं। तुमसे बस फायदा उठाना बाकी था। उस रात मेरी सादगी, मेरे सपने, सब कुछ एक शैतान इंसान की हवस की भेंट चढ़ गया। मैं बंद कमरे में रानी का इंतजार करती रही, मगर न वो आई, न कोई और जो मुझे उस दरिंदे से बचा सकता। अर्जुन ने मुझे बेइज्जत करके मेरे मुंह पर नोट फेंककर चला गया। उस रात मुझे खुद से, अपने सस्ते सपनों से बहुत नफरत हुई। अगली सुबह मैं अपने कपड़डीचों को ठीक करती हुई, अपनी टूटी हुई इज्जत के साथ उस होटल के कमरे से बाहर निकली और बस पकड़ डाकर घर की ओर चल पड़ी। न रानी दिखी, न अर्जुन का वो गंदा चेहरा दोबारा देखने की हिम्मत थी। सारा रास्ता मैं खामोश रही। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर जैसे ताला लग गया था। घर पहुंचकर अम्मा ने पूछा, अंजलि, तबीयत तो ठीक है? मैंने खाली नजरों से अम्मा की तरफ देखा, सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो सब वही था, वही चेहरा, वही आंखें, मगर मेरे अंदर कुछ मर चुका था जो कभी वापस नहीं आने वाला था। कुछ दिन बाद एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई। उसमें वही होटल का कमरा था, वही पल और वही बेबसी। वीडियो के साथ एक मैसेज था, अगर तूने मुंह खोला तो ये वीडियो सबको दिखाई जाएगी। चुप रह और काम करती रह। मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मुझे लगा था वो कयामत खत्म हो गई, मगर ये तो बस शुरुआत थी। मैंने कांपते हाथों से वो फोन तोड़ दिया जो घर के दरवाजे पर पड़ रहा था, मगर वो धमकी मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमक रही थी। मैं रानी के घर गई, उसे अर्जुन की हकीकत बताने की कोशिश की, मगर पता चला कि उसका परिवार गांव छोड़कर कहीं और चला गया है। मैं खामोशी का पुतला बन गई। हर आहट से डर लगता कि अर्जुन आ गया है। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी वो वीडियो अम्मा बाबूजी को न दिखा दे। वो जानते थे कि मैं रानी के घर कितना जाती थी। अगर उन्हें सच पता चला तो वो जिंदगी छोड़ डट देंगे। मगर मेरा दुबई जाने का इरादा नहीं बदला। मैं प्रेरणा के पास हर कीमत पर जाना चाहती थी, लेकिन अब रानी का फोन नहीं था कि उससे प्रेरणा से बात करूं। कई महीने गुजर गए। मैं धीरे धीरे उस होटल की रात को भूलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी तो दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। मैं डर गई। दरवाजा खोला तो मोहल्ले का एक बच्चा एक लिफाफा ली खड़ा था।
जब मैंने कुछ पूछना चाहा तो वो भाग गया। लिफाफा खोलते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसमें वही तस्वीरें थीं, उस होटल के कमरे की जहां मेरी बेइज्जती हुई थी। एक कागज पर लिखा था कि अगर मैं चाहती हूं कि ये तस्वीरें अम्मा बाबूजी या प्रेरणा तक न पहुंचें, तो मुझे दिए गए पते पर जाना होगा और वही सब कुछ फिर करना होगा। मेरी रूह तक कांप उठी। मैंने वो लिफाफा दीवार पर दे मारा और फैसला किया कि वो गंदा काम दोबारा नहीं करूंगी। मैंने लिफाफे को आग लगाकर राख कर दिया और खुद को तसल्ली दी कि अब सब खत्म हो गया। काफी दिन गुजर गए। एक दिन घर की दहलीज पर एक और लिफाफा पड़ दिया था। उसे खोलते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। ये प्रेरणा का पत्र था। उसने लिखा कि उसकी डिलीवरी के दिन नजदीक हैं और उसे मेरी जरूरत है। वो अकेले घर का काम नहीं संभाल सकती थी और विकास ड्यूटी पर रहता था। उसे एक अपने की जरूरत थी जो उसका ख्याल रखे। वो मुझे दुबई बुला रही थी। उस पल अर्जुन, रानी, वो होटल की रात और वो धमकी सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। मैं खुशी से झूम उठी। मेरे सपने फिर से जाग उठे। वो सपने जो अर्जुन के आने के बाद ठहर गए थे। जब मैंने अम्मा बाबूजी को ये बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्हें मुझे प्रेरणा के पास भेजने पर कोई एतराज नहीं था। वो हंसते मुस्कुराते मुझे दुबई भेजने को तैयार हो गए। मैंने खुशी खुशी अपना सामान तैयार किया। मेरे दिल में वही बड्ढे बड्ढे सपने लौट आए जो कभी अर्जुन की वजह से टूट गए थे। मैं सोच रही थी कि प्रेरणा के पास जाकर कुछ न कुछ करूंगी। ढेर सारा पैसा कमाकर अपने घर की हालत बदल दूंगी। जिस दिन मुझे उस लिफाफे पर लिखे पते पर जाना था, बाबूजी खुशी खुशी मुझे छोड़ने के लिए तैयार हुए। वो एक बड्ढी सी इमारत थी जहां से मुझे अपना पासपोर्ट और बाकी कागजात लेने थे। प्रेरणा ने पहले ही बता दिया था कि विकास ने मेरे सारे कागजात का काम पूरा कर दिया है। मुझे बस वो कागजात लेने थे और फिर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। मैं खुशी से जैसे हवाओं में उड्डीयच रही थी। मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। बाबूजी के साथ उस इमारत में गई जहां एक सूट बूट वाला आदमी ने मुझे कागजात थमा दिए। कुछ दिन बाद मेरी फ्लाइट थी। अम्मा बाबूजी मुझे प्रेरणा के पास भेजने से खुश तो थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। एक बेटी पहले ही उनसे दूर जा चुकी थी और अब शायद दूसरी भी उनके हाथों से निकल रही थी। फ्लाइट के दिन मैं पूरी तैयारी से एयरपोर्ट पहुंची। बाबूजी मुझे छोड़ने डीचने आए। मैं खुशी से जहाज की तरफ बराच रही थी कि एक आदमी ने मुझे रोककर कहा कि मेरे सामान की तलाशी बाकी है। मैं इत्मीनान से उसके साथ चल पड़ी क्योंकि ये तो सफर का मामूली हिस्सा था। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया जहां वही घिनौना चेहरा अर्जुन खड्डी रहा था। मेरी रूह तक कांप उठी। मैंने भागने की कोशिश की, मगर उस आदमी ने मुझे जोर से पकड़ डेच लिया। होटल का वही डरावना मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने कहा, मैंने तुझे आराम से बुलाया था, उस लिफाफे के जरिए, लेकिन तूने उसे नजरअंदाज किया। इसलिए मुझे प्रेरणा के नाम का झूठा खत भेजना पड़ा। मैं जानता था कि तू उसकी बात नहीं टालेगी। मैं सन्न रह गई। अम्मा बाबूजी को लगता था कि मैं प्रेरणा के पास जा चुकी हूँ। वो मुझे ढूंढने नहीं आ सकते थे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। मुझे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। न जाने कौन कौन आता और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता। अर्जुन भी उनमें से एक था। मैं दर्द और तकलीफ से चीखती, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे यकीन हो गया कि इस अंधेरे से कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे नशे की दवाइयां दी जाती थीं। कभी होश आता तो कमरा अंधेरा होता, या अगर रोशनी होती तो सामने के चेहरे अनजान होते। आखिर एक दिन शायद उनका दिल मुझसे भर गया, या मैं उनके किसी काम की नहीं रही। उन्होंने मुझे लावारिसों की तरह सर डी अड्ढिक के किनारे फेंक दिया। जब होश आया, मेरा शरीर बेजान था। कुछ लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मेरा नाम पता पूछा। मैंने रोते रोते बाबूजी का नाम और गांव का पता बताया। अब प्रेरणा के पास जाने का ख्याल दिल दिमाग से निकल चुका था। बस एक ही ख्वाहिश थी, अम्मा बाबूजी के पास वापस जाना। मैं प्रेरणा के पास जाने की सोच भी नहीं सकती थी, चाहे वो खुद मुझे बुलाए। मेरे शरीर पर जो कपड़े थे वो बस नाम के रह गए थे, फटे हुए, मैले, और मेरी तकलीफ की कहानी सुना रहे थे। मेरे शरीर पर जख्मों के निशान छिपाए नहीं छिप रहे थे। कोई भी मेरी हालत देखकर अंदाजा लगा सकता था कि मेरी दुनिया लुट चुकी थी। जब मैं अम्मा बाबूजी के पास पहुंची, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा मुझे देखते ही चीख पद्धी और अपने सीने पर हाथ मारने लगीं। बाबूजी खामोश खद्दे रहे,
जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता था उनका दिल टूट चुका है। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मेरी तकलीफ समझेंगे, मेरी कहानी सुनकर मेरी हिम्मत बांधेंगे। मगर कुछ दिन बाद जब मेरी तबीयत भारी होने लगी, उल्टियां शुरू हुईं और ये साफ हो गया कि मैं गर्भवती हूँ, तब बाबूजी का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और कहा, इसीलिए मना किया था कि अमीर लोगों से दोस्ती न कर। फिर उन्होंने एक लिफाफा मेरे मुंह पर मारा जिसमें मेरी और अर्जुन की गंदी तस्वीरें थीं। मैं नजरें चुरा रही थी। बाबूजी को पता था कि मैं रानी के घर कितना जाती थी। उन्हें लगा कि मैंने जानबूझकर अपनी इज्जत गंवाई। मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा बढ़ता हुआ पेट मेरी रुसवाई का सबसे बड़ा सबूत बन गया। बाबूजी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मोहल्ले वाले उन पर उंगली उठाए। मैं अपने कमजोर, जख्मी जिस्म के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरती थीं। कोई मुझे पनाह देने को तैयार नहीं था। कभी सड़क किनारे सो जाती, कभी किसी पार्क के बेंच पर, जहां मेरी जैसी बेसहारा औरतें पड़ी होती थीं। भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी कमाती। वो सपने जो कभी अमीरों वाली जिंदगी के थे, अब एक कड़वी हकीकत बनकर मेरी रूह को चीर रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि अम्मा बाबूजी कैसे हैं, प्रेरणा की क्या हालत है। बस एक पछतावा रह गया कि काश मैंने अर्जुन की हकीकत पहले बता दी होती। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, तो कुछ औरतों ने मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया। वहां मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसका बाप कौन था, ये मैं नहीं जानती थी, मगर वो बच्चा इतना मासूम था कि उसे देखते ही मेरी सारी तकलीफें धुल गईं। उसके मासूम चेहरे ने मुझे जीने की नई वजह दी। मैंने उसका नाम आरश रखा। उसे सीने से लगाकर मैं हर दिन नई हिम्मत पाती। पहले मैं अकेली थी, सड़क किनारे सो जाती थी, मगर अब आरश मेरी जिम्मेदारी था। मैं उसे अपनी तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने जयपुर के एक आश्रय गृह में पनाह ली। वहां मैंने वो सब काम किए जो कभी घर में नहीं किए थे। लोगों के गंदे कपड़े धोए, मैले बर्तन साफ किए, कमरों की गंदगी उठाई। ये सब सिर्फ अपने आरश के लिए। मेरी दुनिया उसी से शुरू होती थी और उसी पर खत्म। उसके लिए मैं जूते भी साफ करने को तैयार थी। जैसे जैसे आरश बढ़ा हुआ, उसकी खूबसूरती और आकर्षण बढ़ता गया। वो बिल्कुल मेरी तरह था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे सोच में डाल देती थी कि शायद उसका बाप कोई खास शख्स रहा होगा। एक दिन आश्रय गृह में एक अमीर आदमी खैरात देने आया। उसकी शक्ल आरश से इतनी मिलती जुलती थी कि मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। वो भी आरश और मुझे देखकर रुक गया। वो पास आया और पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? मैं हैरान रह गई। एक करोड़पति से मेरा क्या रिश्ता? मगर उसकी नजरें आरश से हट नहीं रही थीं। उसका कद, रंग और नैन नक्श बिल्कुल आरश जैसे थे। उसने आश्रय गृह वालों से बात की और मुझे और आरश को अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। मेरा दिल बीते वक्त की साय में डूब गया। मैंने मना किया, मगर वो जिद करने लगा। बद्दी मुश्किल से मैं उसके साथ जाने को राजी हुई। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं विक्रांत हूँ, आरश का बाप। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। वो रोते हुए बोला, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने, जिनमें अर्जुन भी था, तेरे साथ गलत किया। उसके बाद मुझे एक पल का सुकून नहीं मिला। विक्रांत जयपुर का बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर मेरा चेहरा उसे हर रात डरावने सपने की तरह सताता था। उसकी बहन, जो मेरी ही उम्र की थी, की इज्जत भी किसी ने लूटी थी। उस हादसे ने उसे हिला दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने भी एक लड़ डिचकी की जिंदगी तबाह की थी। वो सालों से मेरी तलाश में था, हर जगह मेरे नाम का सदा देता था ताकि अपने गुनाह का प्रायश्चित कर सके। मगर उसे क्या पता था कि एक दिन उसका गुनाह आरश की शक्ल में सामने खड़ा होगा। विक्रांत की आंखों में पछतावा था और सच्चाई थी। आरश उसकी कॉपी था। वही नैन नक्श, वही चमक। बड़ी मुश्किल से मैं उसके साथ जाने को राजी हुई। आज 2 साल हो गए हैं। मैं और आरश अब विक्रांत के घर में हैं। उसने ना सिर्फ मुझसे माफी मांगी, बल्कि अर्जुन को भी जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। आज अर्जुन अपनी बाकी जिंदगी जेल में काट रहा है, मगर रानी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं उसकी तलाश में हूं कि आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। प्रेरणा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, मगर अम्मा बाबूजी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है कि जो कुछ हुआ, उसमें मेरा ही कसूर था। आज मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं,
मगर अब मुझे इस दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं। एक दिन जब मैं आरश को सीने से लगाए उसके भविष्य के सपने देख रही थी, विक्रांत ने मुझे बुलाया। उसने कहा, अंजलि, तुमने बहुत कुछ सहे, मगर अब तेरी जिंदगी को एक नया मौद्दा देने का वक्त है। उसने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी और कहा कि वो आरश को अपना वारिस मानेगा। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में पछतावा था और एक उम्मीद भी। मैंने फैसला किया कि अब बीते की साय को पीछे छोड़ डेट दूं। आरश के लिए मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैंने प्रेरणा से बात की, उसने मुझे माफ कर दिया और आरश से मिलने की ख्वाहिश जताई। अम्मा बाबूजी से मुलाकात अभी बाकी थी, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन वो मेरी सच्चाई समझेंगे। मैंने अपने जख्मों को ताकत बनाया और आरश के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई सुबह की शुरुआत की। आज मैं न सिर्फ आरश की माँ हूँ, बल्कि एक मजबूत औरत हूँ, जो अपनी कहानी से दूसरों को हौसला देती है कि सपने टूट सकते हैं, मगर हिम्मत कभी नहीं टूटनी चाहिए।